हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में अभी तक हमने 5 लेक्चर्स कवर किए हैं, जिसमें हमने ये सीखा कि माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, मैक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के करे थे हमने। फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, उनको हमने इक्वल साइज के कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी की कंटिन्यूशन में बच्चे आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कंपार्टमेंट्स का साइज इक्वल नहीं है, लास्ट केस में सारे कंपार्टमेंट सेम साइज के थे, उसको कैलकुलेट करना आसान था प्रोबेबिलिटी को। अभी इस बार क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें कंपार्टमेंट्स तो बने हुए हैं और हमारे पास n पार्टिकल्स हैं जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें अरेंज करना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि उस बड़े से बॉक्स के जो कंपार्टमेंट्स हैं वो इक्वल साइज के नहीं है। तो उस केस में हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है, जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से समझेंगे हेडिंग को, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n कैसे पार्टिकल्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि वो पार्टिकल्स जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स इनटू k कंपार्टमेंट्स। देखिए ये कंपार्टमेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, k कंपार्टमेंट्स, बट टुडे ऑफ डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट लिख सकते हो, अनइक्वल लिख सकते हो। तो डिफरेंट साइज के k कंपार्टमेंट्स हैं, ये हमारी आज की प्रॉब्लम है। तो हमें इसमें करना क्या क्या होता है बच्चे, हमें इसमें देखना होता है कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट, ये मैक्रोस्टेट है मेरी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इस तरह से हम भी मैक्रोस्टेट को लिखेंगे। बेसिकली n1 पार्टिकल्स एक फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, n2 पार्टिकल्स सेकंड कंपार्टमेंट में है, nk पार्टिकल्स kth कंपार्टमेंट में है। तो इस मैक्रोस्टेट की कौन सी है, यहाँ पे मैक्रोस्टेट है, पहले इसको लिख देते हैं, ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है जो हमें कैलकुलेट करनी है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। और ये क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी? इट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। तो कौन सी मैक्रोस्टेट की बात हो रही है यहाँ पे? ये वाली हमारी मैक्रोस्टेट है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कुछ पार्टिकल्स कैपिटल N में से N1 मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट में चले गए, N2 पार्टिकल सेकंड में चले गए और N के kth कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स चले गए हमारे। ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है। देखिए ये हमारा एक बड़ा सा बॉक्स है, लेकिन इस बार हमारे जो कंपार्टमेंट्स हैं दे आर ऑफ अनइक्वल साइजेस लाइक दिस। देखिए कोई बड़ा है, कोई छोटा है, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट साइजेस के कंपार्टमेंट है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये k-1 है और ये k है। तो इस तरह के हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास जब n पार्टिकल्स होंगे, वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं भाई? कैपिटल N। तो ये n पार्टिकल्स को मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो पहले कंपार्टमेंट में कितने जाएंगे उसके साइज पे डिपेंड करेगा। प्रोबेबिलिटी ज्यादा पार्टिकल्स के जाने की इसमें है, ये वाला कंपार्टमेंट भी बड़ा है, इसमें भी ज्यादा जाएंगे। जो छोटा कंपार्टमेंट से कम पार्टिकल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, संभावना की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी इज नॉट वैलिड, कांट बी डायरेक्टली अप्लाइड। ऐसे डायरेक्टली अप्लाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? ट्रिक यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, यहां पे हम इन कंपार्टमेंट्स को सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल साइज के सेल्स में। सेल्स क्या होते हैं? देखिए जैसे 1 नंबर कंपार्टमेंट है मेरा, तो इसमें मैंने इस तरह से ना सेल्स बना लिए, और ये बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं, इनका साइज कंपार्टमेंट के साइज से काफी छोटा है, लेकिन इनकी एक खास बात है कि इनका साइज आपस में सेम है। तो ये हमारे पास सेल्स हैं, तो सेल 1, सेल 2, इस तरह से, ठीक है। इसमें भी सेम साइज गई, उतने ही साइज के बनाने हैं मुझे, तो हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो दीज आर व्हाट? सेल्स। तो सेल्स क्या होते हैं पहले थोड़ा आपको बता देते हैं। तो देयरफॉर टू अप्लाई this principle of equally prior probability,
what we do, we divide each compartment into small size cells, ठीक है, बहुत स्मॉल साइज के सेल्स में, एंड देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन ईच कंपार्टमेंट, ठीक है, इस तरह से। अब एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि भाई हमारा कंपार्टमेंट का साइज डिफरेंट है, सेल का साइज सेम है, इसका मतलब है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो सेकंड के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि उनका बड़े वाले डब्बे का साइज डिफरेंट है, अंदर वाला साइज सेम है। जैसे मान लो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नजर आ रहे हैं, तो यहां पे भी वैसे 8 हैं, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों सेम के साइज के हैं और किसी किसी के में 10 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनके जो नंबर हैं सेल्स के, द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच कंपार्टमेंट दैट इज डिफरेंट, ठीक है। सो इन दिस केस द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज therefore number of cells in each compartment are different, ठीक है, but for each cell now you can apply principle of equally priori probability, जिसकी हेल्प से हमने लेक्चर नंबर 5 में इक्वल साइज कंपार्टमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट किया था। सेम प्रिंसिपल अब हम यहाँ पे सेल्स के केस में, सेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं अभी करने वाला हूं। देखिए कैसे करना है, यहां पर एक कंडीशन है, सो ऑल द पार्टिकल्स विल सेटिस्फाई द कंडीशन। क्या कंडीशन है कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स हैं, देखिए ये बड़ा वाला जो एक कंपार्टमेंट है ये वाला, इसमें मैंने माना है कि इसमें टोटल N1 पार्टिकल्स हैं, इसमें टोटल N2 पार्टिकल्स हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज कैपिटल N, ठीक है। तो यहां पे N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू जितने भी हमारे कंपार्टमेंट्स हैं उनके पार्टिकल्स का सम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे पार्टिकल्स यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा पहले आप बेसिक अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंपार्टमेंट के नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास G1 G2 G3 अप टू Gk आर नंबर ऑफ सेल्स, ये है नंबर ऑफ सेल्स इन कंपार्टमेंट्स 1 2 अप टू K, ठीक है, इस तरह से है। अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैपिटल G से डिनोट कर लेते हैं उसको, वो सिंपली हो जाएगा इन सारे सेल्स का सम, ये सब नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ सेल्स इन सेकंड कंपार्टमेंट, तो इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे, एंड दे आर ऑफ इक्वल साइजेस। बस इतना सा ही डिफरेंस है। मतलब अब अभी तक जो हम कर रहे थे लास्ट केस में कंपार्टमेंट्स के लिए, इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स के लिए, अब हम वही चीज इक्वल साइज सेल्स के लिए करने वाले हैं, इतना सा ही फर्क है। ओके, तो अब हम माइक्रोस्टेट की बात करेंगे। देखिए माइक्रोस्टेट क्या होती थी, माइक्रोस्टेट होती है कि भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन द डिफरेंट सेल्स ऑफ ईच कंपार्टमेंट, ठीक है। तो लेट अस राइट a microstate is given by specifying number of particles in each cell of a given compartment, ठीक है। और एक माइक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट, वो क्या होता है, 1 अपॉन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ओके, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे पास कितनी बनेगी, इट इज 1 अपॉन G रेज टू पावर N।
अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और g कंपार्टमेंट्स हैं, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट। आप इसको रिकॉल कर सकते हो, जब हमने 2 बॉक्सेस वाला केस किया था, 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइजेस, n पार्टिकल्स थे हमारे पास, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करा था 1/2⁻n। ये 2 क्या था? 2 वाज द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। यहां कंपार्टमेंट्स नहीं, अभी सेल है, क्योंकि कंपार्टमेंट का साइज तो डिफरेंट है, हमने सेल्स बना दिए, ट्रिक यूज कर लिया वहां पे। तो अब सेल्स का साइज तो सेम है, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ इक्वली प्रायोरी प्रोबेबिलिटी से ये हमारा जो रिजल्ट है वो इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे g⁻n क्या है? ये है बेसिकली नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p माइक्रो को 1/g⁻n। कैपिटल G हमारे पास इसके बराबर है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि g1 g2 हमें पता होगा प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, इन सब का सम raised⁻n। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2। 1 इक्वेशन हमारी ये है जो मैंने अभी लिखी थी, इसको आप स्पेसिफाई कर दीजिए। ये सारे पार्टिकल का सम n के बराबर है, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास इस माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हम मैक्रोस्टेट की बात करने वाले हैं। जो मैक्रोस्टेट हमने डिफाइन करी है ऊपर हमारी प्रॉब्लम के अंदर, वो मैक्रोस्टेट मैंने रब कर दिया, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। वो हमारी मैक्रोस्टेट थी n1, n2 अप टू nk। इसका मतलब है कि ये वो मैक्रोस्टेट है जिसमें n1 पार्टिकल्स, टोटल n है मेरे पास, 1000 हो सकते हैं, 1000 में से मान लो 500 पार्टिकल, बहुत ज्यादा हो गए, 1000 में से मान लो 200 पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, 150 पार्टिकल सेकंड कंपार्टमेंट में है, 100 पार्टिकल्स थर्ड कंपार्टमेंट में है, इसी तरह से 50 पार्टिकल kth कंपार्टमेंट में है। तो इस तरह से एक मैक्रोस्टेट है। एग्जांपल के तौर पे लेट अस सपोज 100, 200, 150 अप टू 50, ये मैंने kth में लिखे। तो इस तरह से k कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस में ये एक मैक्रोस्टेट है। तो इस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अभी, उसका फॉर्मूला क्या होता है इसी के साथ कॉन्टिन्यूशन में लिखेंगे। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, ठीक है, यही वाली मैक्रोस्टेट, उसको हम लिख लेते हैं p मैक्रो। देखिए ये यहाँ माइक्रो है, यहाँ मैक्रो है, तो इसका फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी इसी की होती है, वो मैं बताता हूँ अभी दोबारा से क्या होता है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं nk इंटू p माइक्रो। ये सारे फॉर्मूले हमारे लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर p माइक्रो पुट करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा नीचे, तो W इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। और क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, या याद करिए, मैं तब तक p माइक्रो को ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा g1 प्लस g2 अप टू gk रेज टू पावर n। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, रेड कलर वाली। तो इस इक्वेशन में अभी हमें क्या करना है, हमें W फाइंड करना है और यहाँ पे पुट करना है, तो हमारा काम हो जाएगा। W है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जो क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। कौन सी मैक्रोस्टेट? ये वाली जिसमें n1 पार्टिकल्स हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में। अब उसके अंदर हमारे पास जो माइक्रोस्टेट्स हैं, कितने पॉसिबल वेज हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मतलब है कितने पॉसिबल वेज हैं n पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूट होने के इनसाइड द डिफरेंट सेल्स G1, G2, G3। ठीक है, सारे कंपार्टमेंट्स के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर हम n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। जैसे आपको रिकॉल करवाऊंगा एग्जांपल से, जब हमारे पास 2 कंपार्टमेंट थे तो हमारे पास 4 पार्टिकल्स थे, n मान लो 4 है, और वो सारे डिस्टिंग्विशेबल थे A, B, C, D। तो अगर हमारे पास एक मैक्रोस्टेट है जिसका नाम है 2,2, ये एक मैक्रोस्टेट बन गई। इसका मतलब है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी 2 पार्टिकल्स आने चाहिए और सेकंड में भी 2 पार्टिकल्स आने चाहिए। अब वो 2 जो हैं वो कैसे कैसे आ सकते हैं, वो आ सकते हैं AB, CD, AC, DA, BD, AC, या चौथा हमारे पास केस है CD, AB। तो हमेशा 2 पार्टिकल्स ही आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं इसलिए AB हो सकते हैं पहले में, या CD हो सकते हैं, या AC हो सकते हैं, या B और D हो सकते हैं। दूसरे कंपार्टमेंट में C और D हो सकते हैं, या D और A हो सकते हैं, या AC या AB। तो ये जो है नीचे ये माइक्रोस्टेट्स हैं, अलग अलग माइक्रोस्टेट्स हैं।
ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं इन द मैक्रोस्टेट 2,2। अब सेम तरीके से रिलेट करिए, हमने ये बोल दिया कि भाई जो हमारा बड़ा सा कंपार्टमेंट है, जो हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उस पर अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं ऐसे, ये हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स है, सी हियर, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं लाइक दिस, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं ऐसे, ये लास्ट वाले 2 छोटे छोटे बना देते हैं अलग अलग साइज के ये। तो अब इसमें मैंने बोला इसमें N1 आए हैं पार्टिकल्स, इसमें N2 आए हैं, इसमें N3 आ गए, इसमें N4 आ गए, जहां मैं कह रहा था कि 2,2, अब वो 2,2 की जगह ये अलग अलग पार्टिकल्स आए हैं, ये kth है, इसमें Nk आ गए। तो अभी इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो उन सेल्स के अंदर पार्टिकल्स जा रहे हैं, G1 नंबर ऑफ सेल्स हैं ये सारे, ठीक है। इसमें सारे सेल्स कितने हैं, इसमें सारे सेल्स जो हैं वो G2 हैं, G2 नंबर ऑफ सेल्स। तो अब उसमें पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज पार्टिकल्स। जितने भी तरीके होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के, जैसे अभी मैंने 4 मेथड दिखाया आपको 2-2 के केस में, जितने भी तरीके होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के, वही होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी विच इज W। ये W अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, बिल्कुल वैसे ही टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम देख लेंगे, अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो वो W आपको कैलकुलेट करना है, उसको यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, जो हमारा आज की टास्क है। तो अभी तक आई होप आप समझ पाए हो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, यहां तक नोट डाउन करिए। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सेव करके रखना। मैं इसको अभी रब कर रहा हूं, हेडिंग को भी, thermodynamic probability. Okay, so let's change color. Now to find thermodynamic probability of this macrostate, ठीक है, ये अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ओके, सो फाइंडिंग W means we need to calculate number of microstates in the macrostate। कौन सी, यही वाली मैक्रोस्टेट। और वो क्या होता है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n particles in k compartments into k compartments with G1, G2 up to Gk cells। ये सेल्स हैं ऑफ इक्वल साइजेस, ठीक है। ओके, अब बच्चे इस प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, N1 पार्टिकल्स को, ये हमारे पास टोटल N पार्टिकल्स हैं, उसमें से N1 पार्टिकल्स को फर्स्ट कंपार्टमेंट 1 के अंदर भेजेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज लिखेंगे कितने हैं। फिर उसके बाद सेम कंपार्टमेंट के अंदर फर्दर सेल्स हैं, फिर हम देखेंगे कि वही जो N1 पार्टिकल्स हैं उनके कितने वेज हैं टू डिस्ट्रीब्यूट इन G1 नंबर ऑफ सेल्स। ये हमारा तरीका है, मतलब पहले आपने कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल्स को भेजना है N में से, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी द NCN1। द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी द NCN1, जो हम ऑलरेडी करते हैं। उसके बाद हमें फर्दर पार्टिकल्स को सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सो फर्स्टली लेट अस फाइंड और कैलकुलेट द टोटल number of ways of distributing N1 out of N in compartment 1। तो ये कितने हैं, इसको ना WN1 लिख लेते हैं, सिंपली समझ रहेगी। तो WN1 क्या होता है, NCN1। ये क्या होता है, ये होता है N फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल इंटू N-N1 फैक्टोरियल।
तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, जब मैंने आपको समझाया था कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं, ये हमने वहां पे किया था। ये हमारे पास एक केस आ गया। नाउ N1 particles are further distributed in G1 number of cells in C1, ठीक है, उसमें भी है। So if there are no restrictions on number of particles to go in any of G1 number of cells, जैसे यहाँ हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट, इसके अंदर हमारे पास इक्वल साइज के सेल्स हैं। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं हमने उनको ऐसे फेंका। अब पहले सेल में कितने जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी जा सकते हैं, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। सो इन दैट केस फर्स्ट पार्टिकल, जो हमारा पहला पार्टिकल है N1 में से कोई भी फर्स्ट पार्टिकल कैन गो इन एनी ऑफ G1 सेल्स। उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज हुए फिर? सो अगर वो किसी में भी जा सकता है, देन द नंबर ऑफ वेज हम उसको L1 बोल देते हैं फॉर फर्स्ट पार्टिकल in which it can be placed in any of G1 cells। कितने होंगे सोचो, किसी में भी जा सकता है। टोटल G1 नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो L1 हमारे पास G1 के बराबर होगा। ऐसे ही फॉर सेकेंड पार्टिकल, उसके हमने नंबर ऑफ वेज L2 मान लिए, तो उसके लिए L2 हमारा G1 के ही बराबर होगा। वो भी किसी में भी जा सकता है, यहां गिर सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो सारे पार्टिकल्स L1 के लिए G1 वेज हैं, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकंड पार्टिकल के लिए भी G1 वेज हैं, थर्ड पार्टिकल के लिए भी G1 वेज हैं। तो इस तरह से अगर पहले मैं दो की बात करूं, फॉर फर्स्ट टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के लिए कितने वेज होंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे L1 इंटू L2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा G1 स्क्वायर, बट हमारे पास टोटल n पार्टिकल्स हैं। सो फॉर n पार्टिकल्स, N1 पार्टिकल्स, सॉरी हम N1 पार्टिकल्स को यहाँ डाल रहे हैं। तो फॉर N1 पार्टिकल्स द टोटल नंबर ऑफ वेज आर L1 इंटू L2 अप टू Ln, ऐसे लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू G1 रेज टू पावर N1। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं इन सारे पार्टिकल्स के। ये कितने पार्टिकल्स हैं बच्चे? ये N1 पार्टिकल्स हैं। ये कितने सेल्स हैं? ये G1 नंबर ऑफ सेल्स हैं सारे टोटल। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ G1 रेज टू पावर N1 वेज इन विच these N1 particles can be distributed among these G1 number of cells। अब इसी तरीके से हम कंपार्टमेंट 2 की बात करेंगे, बट फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, these are the number of ways to distribute N1 particles in the first compartment। फर्स्ट कंपार्टमेंट के बाद फर्दर सेल्स आ गए, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने के ये नंबर ऑफ वेज हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकलेंगे फॉर N1 पार्टिकल्स इन ऑल द G1 नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वो अभी हमें लिखना है यहां पे। यहां तक आप नोट डाउन करिए, मैं फिर इसको रब करूं। आपको ये वाले जो लेक्चर नोट्स है ना, ये लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। जो बच्चे स्टार्टिंग पे साथ साथ देख रहे हैं उनको ये फाइल मिल जाएगी। अदरवाइज ये वाले नोट्स मेरे ई स्टोर पर भी अपलोड होंगे, जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होते रहेंगे मैं वहां पे डालूंगा। ओके, नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर N1 पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 1 ऑफ G1 सेल्स। अब ये प्रॉपर हमारे पास आ जाएगा W, इसको हम बोल देते हैं W1। ये कितना होगा? जो अभी हमने WN1 कैलकुलेट किया था उसको
g1 रेज टू पावर n1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल इंटू g1 रेज टू पावर n1। नाउ अब आगे क्या करना है, अब हम कंपार्टमेंट 2 की बात करने वाले हैं। सिमिलरली फॉर कंपार्टमेंट 2 क्या है, n2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास। अब फटाफट हो जाना ये n2 पार्टिकल्स आउट ऑफ कितने बचे बाकी, n माइनस n1, क्योंकि n1 तो पहले कंपार्टमेंट में चले गए, बाकी पार्टिकल्स बचे n माइनस n1। उसमें से n2 पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेकेंड कंपार्टमेंट, है ना, C2 विद G2 नंबर ऑफ सेल्स। तो ये अभी कहानी है, उसके लिए हम W2 कैसे लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट, देखिए कैसे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ n फैक्टोरियल था, यहाँ कितना है n माइनस n1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n माइनस n1 फैक्टोरियल। यहाँ n फैक्टोरियल था क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n माइनस n1 है, तो ऊपर आ जाएगा n माइनस n1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में n1 की जगह n2 फैक्टोरियल, क्योंकि n2 फैक्टोरियल्स को हम n2 पार्टिकल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कंपार्टमेंट 2। ये वाला फैक्टर भी आएगा विच विल बी n माइनस ये n माइनस n1, ये ऊपर वाला फैक्टर लिखा मैंने, माइनस n2 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे लिखा था ना n माइनस n1 फैक्टोरियल। सिमिलरली n माइनस n1 पहले लिख लिया यहाँ पे, माइनस n2 फैक्टोरियल। तो ये वाला पार्ट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है G2 रेज टू पावर n2। सेम कहानी यहाँ पर G2 नंबर ऑफ सेल्स के लिए आएगी जो मैंने अभी आपको समझाई है। तो ये हो गया W2। तो अब हमने दो कंपार्टमेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का रिजल्ट टोटल लिखा जा सकता है। देयरफॉर फॉर C1 एंड C2 टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ये वो जो भी मैंने लिखा, distributing n1 and n2 particles in compartment 1 and 2 with g1 and g2 number of cells of equal sizes, क्या लिखेंगे, W12 ऐसे कॉमा लगा के लिख लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये सब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में बिकॉज ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल g1 रेज टू पावर n1, ये वाला फैक्टर यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल। चलो ये मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर, ये पूरा लिखना है। ये लो, अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ये वाला फैक्टर हमारा इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। चलो बाकी जो बचा वो हमारा दो कंपार्टमेंट्स के लिए रिजल्ट है। अब हम इसको के कंपार्टमेंट्स के लिए लिखेंगे फटाफट। दो के लिए रिजल्ट आ गया, इसको कॉपी पे नोट डाउन करिए यहां तक। क्या होगा, फॉर ऑल द के कंपार्टमेंट्स W1, 2 अप टू के, जहाँ 1 2 तक था अब के तक। ये रिजल्ट है हमारे पास, ये बन जाएगा, ऊपर n फैक्टोरियल रहेगा, ऊपर जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे G1 रेज टू पावर n1, G2 रेज टू पावर n2 मल्टीप्लाइड बाई G3 रेज टू पावर n3 सो ऑन Gk रेज टू पावर nk। यहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है n2 फैक्टोरियल। तो दो के लिए आ रहा था n1 n2 फैक्टोरियल, अब n3 फैक्टोरियल भी आएगा अप टू nk फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर। पीछे ये वाला फैक्टर हमारा, तो ये था n माइनस, यहाँ दो थे तो n1 माइनस n2 था, तो यहाँ भी n1 माइनस n2 भी आएगा, माइनस n3 भी आएगा, लेकिन अप टू nk जाएगा फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, देखो ध्यान से, ये जो है ना हमारा n1 प्लस n2 अप टू nk, इन सबको ऐड करके मैंने बोला था n आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको n से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो गया n फैक्टोरियल। तो ये दोनों तो कट गए,
ये हो गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल होता है हमारा 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके हमारे पास जो W आएगा, ये हम रीज़न लिख देते हैं बिकॉज, और जो हमारा W आएगा वो ये आएगा, ये रीज़न है हमारा, ठीक है। तो दिस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स in this macrostate, total number of ways of arranging all the particles in all the cells of all the compartments। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हमें P मैक्रो लिखना है, उस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। तो P मैक्रो क्या फॉर्मूला था, W डिवाइड बाय G रेज़ टू पावर n। तो ये W तो सारा है ही है तुम्हारे पास, तो इसको लिख देते हैं, दोबारा से लिख देता हूँ, चलो, n फैक्टोरियल G1 N1 G2 रेज़ टू पावर N2 अप टू Gk रेज़ टू पावर N के, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल अप टू Nk फैक्टोरियल, सबके फैक्टोरियल्स लेने हैं। यहाँ पे ये वाला फैक्टर भी साथ में आएगा, G रेज़ टू पावर N। व्हाट इज कैपिटल G, ये भी लिखना जरूरी है, हमने अभी फाइंड करा था, कैपिटल G इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ये था। अगर G1 सेल्स हैं पहले कंपार्टमेंट में, G2 सेल्स है दूसरे कंपार्टमेंट में, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैपिटल G यहां पुट कर सकते हो। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट फॉर द केस K कंपार्टमेंट, अनइक्वल साइजेस, n पार्टिकल्स विच आर डिस्टिंग्विशेबल, उस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी है। एक एग्जांपल देखिए, थोड़ा समझ आ जाएगा। मान लो हमारे पास K जो है वो 4 है, 4 हैं हमारे पास टोटल कंपार्टमेंट्स, फिर उसके बाद हमें पता है कि ये अनइक्वल साइजेस के हैं, तो G1 G2 भी चाहिए। G1 जो है टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, मान लो वो 3 है। G2 टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन सेकेंड कंपार्टमेंट, मान लो वो 5 है। G3 मान लो 4 है, G4 हमारे पास 2 है। तो डिफरेंट सेल्स आ गए, डिफरेंट सेल्स आ गए मेरे पास इन दीज 4 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मान लो मुझे 10 दिए हुए हैं, और मेरे पास एक मैक्रोस्टेट है, मैक्रोस्टेट है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10, तो मान लो 4 2 3 and 1, 6 and 4 is 10, इन सबको ऐड करके 10 आना चाहिए। मतलब इसमें 4 पार्टिकल्स हैं, इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, इसमें 3 पार्टिकल हैं, इसमें 1 है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं, ये है हमारे पास N1, ये है N2, ये है N3, ये है N4, जो आपको यहाँ पुट करना है, N1 N2 N3 N फैक्टोरियल। G1 यहाँ पुट करना है, G2 G3 अप टू Gk G4 तक जाएगा। N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 फैक्टोरियल। तो जब आप इस पूरे फैक्टर को कैलकुलेट करोगे तो इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास फॉर डिफरेंट साइजेस ऑफ कंपार्टमेंट्स, आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी आज की, बेसिकली इक्वल साइज वाली प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 5 में करी थी, इक्वल साइज के कंपार्टमेंट वाली। अभी हमने अनइक्वल साइज के कंपार्टमेंट्स वाली प्रॉब्लम करी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, तो ये आप ये सारे फॉर्मूले रिवाइज करके रखिए, लेक्चर नंबर 5 के, लेक्चर नंबर 4 के, लेक्चर नंबर 6 के भी। तो ये सब कर लीजिए रिवाइज। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम चलेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो वहाँ पे हम देखेंगे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको, किस तरह से हम डिफरेंट केसेस में गैस को स्टडी करेंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।